Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to fourth session, the free webinar of our MedExam expert and StudyMate. Okay, first of all, I would like to introduce myself. My name is Dr. Maviz Islam. I am an ENT resident at Benazir Bhutto Hospital. I graduated from Rawalpindi Medical College, and I recently joined Dr. Ahmed Hassan's team of StudyMate and MedExam expert. So we are going to start, we have already started an FCPS Part 1 exam preparation. You must have heard about StudyMate already. It is a project initiated by Dr. Ahmed Hassan 5 years back for the guidance regarding MBBS. इसमें उन्होंने ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक सबके नोट्स और MCQs और उस पर काफ़ी काम किया था. तो उसमें तकरीबन RMC के अलावा बाकी हर मेडिकल कॉलेज के इन्हीं के नोट्स पढ़ते हैं और उन्हीं से काफ़ी उनको फ़ायदा होता है. और talking to about MedExam Expert. MedExam Expert is basically a US-based organization which is working on international examinations. अभी वो रिसेंटली पाकिस्तान में आए हैं. पहले वो MRCOG और MRCS वगैरह के कोर्सेज करवाते थे. अब पाकिस्तान में वो पार्ट 1 और IMM और पार्ट 2 एग्जाम FCPS के कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं. So this is a wonderful collaboration between StudyMate and MedExam Expert. We have already started our workshop. 100 people are actively participating. उसमें हम we are teaching organ system and they are thoroughly enjoying it. तो हमें MedExam Expert का फ़ायदा ये है कि it has a wonderful interface. इनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है. उसमें आप MCQs डाल सकते हैं. उसमें आप कोई टास्क हो वो कर सकते हैं. बाकी इंटरेक्टिव उसमें सेशन हो सकता है. लाइव वर्कशॉप हो सकती है. So this is going to be, inshallah, a very wonderful addition to FCPS Part 1 examinations. ठीक है, we'll wait for another 2 minutes, then we are going to start with the paranasal sinuses. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई ENT रिलेटेड या Part 1 रिलेटेड, तो वो प्राइवेट चैट में यहाँ पे लिख के पूछ सकते हैं अभी. अच्छा, we have a question है कि how much time is required for prep. So preparation के लिए basically you need at least 3 months to be on the safe side. ठीक है. अब ये पहले डिपेंड करता है कि आपकी पहले प्रिपरेशन कैसी है. आपने हाँ, अब आ रही है आवाज़. ठीक है. आई वाज टॉकिंग के जिन लोगों ने USMLE किया होता है उनकी फर्स्ट एड उनकी क्लियर होती है. दे गुड ग्रेस्प ओवर फर्स्ट एड.
उनके लिए इवन 15 to 20 days इज इनफ। बेसिकली उन्होंने वही राबिया अली, एसके और वो सब करके दे कैन इजीली अपेयर एंड क्लियर इट। लेकिन जो लोग ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं कि ईयर 1 से ईयर 3 तक हमारे बेसिकली बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ये एग्जाम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक सब्जेक्ट्स का टेस्ट है। दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। बेसिक सब्जेक्ट्स हम ईयर 1 से ईयर 3 तक पढ़ते हैं। ईयर 4 में कुछ लोगों को होती है स्पेशल पैथोलॉजी, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में अब ईयर 4 में पैथोलॉजी नहीं होती, स्पेशल पैथोलॉजी ईयर 3 में ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फाइनल ईयर आता है। फाइनल ईयर के बाद 3-4 महीने की ब्रेक आती है हाउस जॉब के लिए। उसके बाद 1 साल होता है हाउस जॉब का, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कोई भी हाउस ऑफिसर बुक्स खोलता है, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर पार्ट 1 की एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। उसके बाद जब 2-3 महीने और का गैप आ जाता है तो आप ओवरऑल देखें 3 से 4 साल का गैप हो जाता है बेसिक साइंसेस का। फिर जब वो बुक्स खोलते हैं, वो उसी तरह जो एक मेजर मिस्टेक होती है वो उसी तरह शुरू करते हैं कि जैसे वो फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं। आपने इसमें फर्स्ट ईयर की तरह तैयारी नहीं करनी कि जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर प्रोसेस है उसमें बेसिकली एम्ब्रियो का हाफ एम्ब्रियो होती है, हाफ एनाटमी होती है। इसमें आपका पूरा 3 साल का कोर्स आएगा, ठीक है। उसमें आपने बिल्कुल फोकस होके जो सिलेबस में होता है चीज़ें उनको आपने पढ़ना है, और जो चीज़ें रिपीट होती हैं उनको आपने करना है। अब मेजॉरिटी जो पार्ट 1 एग्जाम में जाने लगते हैं उनको ये नहीं पता होता कि सिलेबस भी एक है। CPSP हैज़ इट्स ओन फिक्स सिलेबस, और स्पेशली जैसे मैं ENT का हूँ तो मैं आपको ENT के बेहतर गाइड कर सकता हूँ। ENT में आपने पूरी पैथोलॉजी, पूरी फिजियोलॉजी नहीं करनी होती उस तरह कि आप रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका छोड़ सकते हैं फिजियोलॉजी का, कि अगर 200 में से 1-2 MCQs आ भी जाएँ तो आपके इतना उससे डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जो रेस्पिरेटरी है, ब्लड है, और जो ENT रिलेटेड फिजियोलॉजी है, मेजर पोर्शन आपका उससे आएगा। 90% आपका एग्जाम उससे आएगा, ठीक है। जो पेपर बी की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर ए तो सबके लिए कॉमन होता है, पेपर बी जो है वो 90% आपका ENT रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि डिंगरा पूरी करनी होती है या नहीं करनी होती। तो इसमें अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये एग्ज़ाम है बेसिक साइंसेस का, दिस इज़ नॉट फॉर क्लिनिकल साइंसेस। तो डिंगरा में जो क्लिनिकल पोर्शन है उसको आप इजीली छोड़ सकते हैं। जो उसका बेसिक पोर्शन है कि हमने गाइडलाइन भी प्रिपेयर की हुई है मेड एग्जाम एक्सपर्ट स्टडी मेड के उससे, कि जिसमें हमने बताया कि डिंगरा के कौन से चैप्टर्स आपने पढ़ने और किन चैप्टर्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो उसमें यही इन्वॉल्व है जो एनाटमी फिजियोलॉजी आप हर चैप्टर के पहले से कर लें, ठीक है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी हेड एंड नेक की एनाटमी तो हो, आप स्नेल वगैरह से करेंगे, साथ जब आपकी ENT के लिए एनाटमी फिजियोलॉजी कर लेंगे, पेपर बी का आपका एनाटमी का पोर्शन बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब मैं डॉक्टर अहमद हसन भी हमारे साथ हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि अगर ENT गाइडलाइन वो इधर शेयर भी कर दें लिंक में, तो ताकि सब डाउनलोड कर लें और आपको फ़ायदा हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब जो डिंगरा के चैप्टर्स हैं वो आपको हम अपलोड कर देंगे इसी गाइडलाइन में सारे लिखे हुए। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ENT एग्ज़ाम जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है पास करना, उसमें आपके एक्स्ट्रा सिलेबस करना होता है, आपने ENT रिलेटेड टॉपिक्स भी करने होते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग तो वही टॉपिक्स करते हैं जो उनके सिलेबस के होते हैं, जो कॉमन होता है पेपर ए के लिए। मेडिसिन वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होता है पेपर बी के लिए, लेकिन ENT में ये एक लिहाज से तो ये मुश्किल भी है, बट इसका एक गुड साइड भी है। उसमें है कि बेसिकली यू हैव टू फोकस ओनली ऑन ENT रिलेटेड टॉपिक्स। तो आपका पेपर बी 90% आपका ENT रिलेटेड टॉपिक से ही आएगा। तो उसमें आपका पासिंग रेशियो, अगर आपने ENT रिलेटेड टॉपिक जिसमें हेड एंड नेक की आ जाता है, न्यूरो आ जाता है, हेड एंड नेक रिलेटेड एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, हेड एंड नेक रिलेटेड हिस्टोलॉजी आ जाती है जिसमें आपको लोकेशन ऑफ एपिथेलियम है, अगर आपको ये सब कुछ पता है तो आपका सिलेबस छोटा हो जाएगा। बेसिकली आपका इन्हीं में से 90% एग्जाम आएगा और वही आपका आगे चलेगा उसमें। इसके अलावा कोई किसी के क्वेश्चन है? हाँ, एक और क्वेश्चन आया है इसमें कि एग्ज़ाम रिपीट कितना होता है। देखिए, एग्ज़ाम अब डिपेंड करता है कि कितना आपकी लक कैसी है और उस दिन में बाकी लोगों की लक कैसी है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कहते हैं कि हमने सिर्फ MCQ कर लिया या हमने 10 दिन में पढ़ाई करके चले गए और हमारा एग्ज़ाम पास हो गया, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट पॉसिबल।
ठीक है, 10 दिन में एग्ज़ाम कोई पास नहीं कर सकता जब तक उसने यूएसएमएलई के एग्ज़ाम में 260 प्लस स्कोर ना की। ठीक है, और उनके लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ रट्टा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनके इन पॉइंट आपको फैक्ट्स याद होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, अभी जैसा क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आते हैं इसमें। यूएचएस ने काफ़ी कम कर दिए न्यूमेरिकल्स, लेकिन यूएचएस में भी अभी भी आते हैं। तो अभी अगर हम हमारा जो एग्ज़ाम था जो मैंने रिसेंटली दिया था उसमें भी हमारे एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल्स के थे। अब न्यूमेरिकल्स कोई भी सारे याद नहीं कर सकता। इसका भी एक ही तरीका है कि हम न्यूमेरिकल्स जो कॉमनली रिपीटेड हैं पुराने, उनकी हम एक फ़ाइल बना लें। ठीक है, वो हम अब हम बना रहे हैं, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। वो फाइल हम ग्रुप्स में शेयर भी कर देंगे ताकि आपको पता हो कि कौन से न्यूमेरिकल्स रिपीटेड है और वो आप याद करके चले जाएं कि कौन सी डोज किस ड्रग की कितनी डोजेज है। लेकिन उससे इतना मसला ये नहीं होता कि क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेपर का हिस्सा नहीं बनते। ठीक है, उसमें अगर 2-3 एमसीक्यूज आ भी जाए 200 में तो वो आपके पास और फेल पे डिफरेंस नहीं क्रिएट करते। ठीक है, बेसिकली आपने फोकस उसी पे करना है कि हेड एंड नेक रिलेटेड एम्ब्रियोलॉजी, एनाटमी, ईएनटी के पेपर बी के लिए। वो पेपर ए जो होता है वो कॉमन होता है सबके लिए। तो इसमें एक अब सिलेबस भी होता है सीपीएसपी का जो जिसके मुताबिक आपको और बेहतर पता चल जाएगा कि ईएनटी के रिलेटेड कौन से टॉपिक्स करने हैं। बाकी हमने व्हाट्सएप ग्रुप है, ईएनटी स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। मैं डॉक्टर अहमद हसन कहूँगा कि अगर वो उसका लिंक यहीं पे शेयर कर दें ताकि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ वो उसको ज्वाइन कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैरानेजल साइनसिस में, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एमसीक्यू है, ये पास पेपर का एमसीक्यू नवंबर 2018 में आया था। तो इसका एमसीक्यू में मैं चाहूँगा कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि दिस वुड बी एन बेटर इंटरेक्टिव सेशन। कि चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि आपका ज़्यादा किसकी तरफ है। So which of the following sinuses are usually present at birth? A option है इसका sphenoid plus frontal, B is maxillary plus ethmoid, C is maxillary plus sphenoid and D is sphenoid plus ethmoid. तो अगर किसी को आता है इसका आंसर तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर किसी को नहीं भी आता है तो इज ऑल्सो फ्री टू टाइप। ठीक है, एक ऑप्शन अभी आया है ए। इसके अलावा अगर कोई करना चाहता है तो ठीक है, काफ़ी सारे मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि ए को प्रेफर कर रहे हैं। चलें अब आगे चलते हैं, इसको एंड पे दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 2 एमसीक्यू है मैक्सिलरी साइनस ड्रेन्स इनटू और ओपन्स इनटू ए सुपीरियर meatus, बी इज मिडल meatus, सी इज inferior meatus एंड डी इज नेजल सेप्टम। तो आपके ख्याल में ये क्या होगा इसका ऑप्शन? अच्छा, इसमें बहुत डिफरेंस है कि कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ सी भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी टॉपिक इतना अच्छा अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, विल मूव ऑन टू द थर्ड एमसीक्यू, व्हिच पैरानेजल साइनस इज द फर्स्ट टू डेवलप इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। इसमें ऑप्शन ए है मैक्सिलरी साइनस, बी ऑप्शन इज frontal sinus, C is sphenoid sinus, D is ethmoid sinus. So what do you think? These are basically all taken from CPSP past paper and recently within 2 years past papers कि बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं है and there is high chance कि ये repeat भी होंगे. So this would be a good gauge to check कि आपकी तैयारी कैसी है और कितना आपको ज़रूरत है अभी. अच्छा, there is an option C, there is an option B. ठीक है, अच्छा ये भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे. So now we'll go on to MCQ number 4. Posterior ethmoid sinus drains into A is superior meatus, B is middle meatus, C is inferior meatus and D is phenethmoidal recess. तो अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो टाइप कर दे ताकि हम फिर आगे कंटिन्यू कर लें. ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है कि ऑप्शन डी विच इज phenethmoidal recess, बट दिस इवन डजंट लुक गुड. अच्छा, चलिए अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरानेजल साइनस? ठीक है, जैसे इसके नाम से पता है, साइनस इज एन एयर कंटेनिंग कैविटी इन द स्कल. ठीक है, और पैरानेजल से आपको पता चलता है दिस इज अराउंड द नोज. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड के इसका होगा एयर कंटेनिंग कैविटीज अराउंड द नोज.
So in total, we have 8 paranasal sinuses और we have 4 pairs of paranasal sinuses. इसमें हमारे पास पहले होता है maxillary sinus, then we have ethmoid sinus, then we have frontal sinus, and the fourth is the sphenoid sinus. So we broadly classify them into two groups, anterior group and posterior group. Anterior group में हमारे पास आ जाता है maxillary, frontal और anterior ethmoidal. ठीक है, और जो posterior group है उसमें हमारे पास आ जाता है posterior ethmoidal, sphenoid और ठीक है, ये दो हमारे उसमें आ जाते हैं. अगर हम यहाँ पे इनको डिवाइड करें कि आपकी मेमोरी के लिए बेहतर हो जाएगा, तो इधर अगर हम एक लाइन बना दें तो ये सामने वाला होगा, ये हो जाएगा इसका एंटीरियर ग्रुप. ठीक है, और जो इसके पीछे वाला हो जाएगा ये हो जाएगा इसका पोस्टीरियर ग्रुप. तो अब आपको बेहतर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो एंटीरियर ग्रुप है इसमें मैक्सिलरी हो गया, फ्रंटल हो, मैक्सिलरी साइनस हो गया, फ्रंटल साइनस हो गया और एंटीरियर ग्रुप ऑफ एथमॉइड्स आ गए. और जो पोस्टीरियर ग्रुप है इसमें पोस्टीरियर एथमॉइड्स आ जाएंगे और इसमें आ जाएंगे हमारे पास स्फीनॉइड साइनस. तो एंटीरियर ग्रुप की में सब में कॉमन चीज़ एक ये है कि दे ऑल ओपन इनटू द मिडल मिएटस. ठीक है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि मिडल मिएटस होता कहाँ पे है और उसका क्या मतलब है. वेयर द पोस्टीरियर ग्रुप में आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं. इसमें जो पोस्टीरियर एथमॉइडल है इट ओपन्स इनटू द सुपीरियर मिएटस, whereas the sphenoid sinus it opens into the sphenoethmoidal recess. ठीक है, अब ये जो एक डायग्राम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्ट 1 एग्जाम, स्पेशली फॉर योर ईएनटी. आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इसमें से आपके 2 से 3 एमसीक्यूज आने, इन 5 फैक्ट्स में से आपके 3 एमसीक्यूज आएंगे. ठीक है, अब ये हम वी आर ट्राइंग टू शो द लेटरल वॉल ऑफ द नोज. यहाँ पे सेप्टम होता है जिसको हमने रिमूव किया है, यू कैन ओनली सी द लेटरल वॉल ऑफ द नोज. दिस इज द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी and this is the frontal sinus and this is the sphenoid sinus. ठीक है, अब lateral wall of the nose is divided into 3 by turbinates. यहाँ पे देखें तो this is the superior turbinate, then there is the middle turbinate and then there is the inferior turbinate. superior turbinate के नीचे होता है superior meatus और middle turbinate के नीचे होता है middle meatus और inferior turbinate के नीचे होता है inferior meatus. ठीक है, अब जैसे हमने पहले बताया था कि अगर हम ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्फीनॉइड साइनस. ठीक है, स्फीनॉइड साइनस ओपन्स इनटू द स्फीनोएथमोइडल रीसेस. स्फीनोएथमोइडल रीसेस जो पार्ट है ये सुपीरियर मिएटस का पार्ट नहीं, दिस इज अबव द सुपीरियर टर्मिनेट, ये यहाँ पे होता है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है सुपीरियर मिएटस. सुपीरियर मिएटस में आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर एथमोइडल एयर सेल्स ओपन और ड्रेन इनटू द सुपीरियर मिएटस. देन वी हैव द मिडल मिएटस. मिडल मिएटस में जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑल द एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस ओपन इनटू द मिडल मिएटस, जिसमें एंटीरियर एथमॉइड आ जाते हैं, मैक्सिलरी साइनस आ जाता है और फ्रंटल साइनसेस आ जाते हैं. अब इसमें आप देख रहे हो कि एंटीरियर मिडल एथमॉइड लिखा हुआ है और यहाँ पे पोस्टीरियर एथमॉइड लिखा हुआ है. तो इससे आपने नहीं घबराना, क्योंकि जो पुरानी क्लासिफिकेशन होती थी उसमें एथमॉइड एयर सेल्स को एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर में डिवाइड करते थे. लेकिन जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है, जो अपडेटेड बुक्स में, उनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइड एयर सेल्स होते हैं. अब जब हम लेटरल वॉल देख ही रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर कि जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होते हैं इट ओपन्स इनटू द इंफीरियर मिएटस. ठीक है, यहाँ तक सबको अभी समझ आ रहा है? अच्छा, अब आई होप के वॉइस थोड़ी बेहतर होगी. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिलरी साइनस की. मैक्सिलरी साइनस जो होता है ये सबसे बड़ा एयर सेल होता है. यहाँ पे सबसे बड़ा साइनस जो हमारे होता है मैक्सिलरी साइनस है. इट इज़ द फर्स्ट टू डेवलप इन इंट्रायूट्राइन लाइफ. ठीक है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस which has an adult volume of 15 ml. ठीक है, when it is the largest तो हम इसको कह सकते हैं maxillary antrum. ठीक है, and it also known as the antrum of Highmore. हाई से आपको याद रहेगा कि ज़्यादा होता है और मोर का मतलब ही ज़्यादा होता है. तो the largest paranasal sinus is also known as the antrum of Highmore. ठीक है, it reaches the adult size by the age of 15 year. तो अब अगर आप मैक्सिलरी साइनस में देखें तो इसके एनाटॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली जो डेंटिस्ट्री के हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ईएनटी के लिए भी, कि ये जो टीथ है दिस इज इन क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू द मैक्सिलरी साइनस. तो यूजुअली जो भी डेंटल इन्फेक्शन होती हैं दे मूव ऑन टू द मैक्सिलरी साइनस.
ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्लिनिकली एज वेल एज एनाटॉमिकल पार्ट 1 एग्जामिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर एक छोटा सा अगर आपको याद करने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जैसे मैंने पहले बताया था वो बिल्कुल आते हैं। Maxillary sinus is the largest paranasal sinus. It is the first to develop. It reaches adult size early. और जो इसका adult size reach करता है, ये it reaches by the age of 15 year. और and it also has a volume of 15 ml. तो ये आपका clear हो जाएगा इसमें. Then we move on to the ethmoid sinus. Ethmoid sinus यहाँ पे हमने highlight किया हुआ है मैंने, कि इसमें आपको नजर आ जाएगा कि ethmoid की जो anatomical position है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा उसकी डीपली उसकी रिलेशंस और वो सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ethmoid A cells are broadly divided into two groups and it is the second to develop. maxillary sinus के बाद ethmoid sinus develop होते हैं, और जो इनके दो ग्रुप्स होते हैं that we have already discussed, which is anterior air cells and the posterior air cells. Anterior air cells drain into the middle meatus where the posterior air cells drain into the superior meatus. आई होप कि जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे वो मोस्ट कॉमनली इन्हीं 4 पॉइंट्स में से ethmoid air cells के बनेंगे। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख़ास तौर पे जो वी आर यूजुअली वीक इन द एम्ब्रियोलॉजी एंड स्पेशली इन द हेड एंड नेक एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल कि आपको ढिंगरा में भी मिल जाएगा, बाकी आपको एम्ब्रियोलॉजी की बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें ये इशू होता है कि इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टेबल, कि उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपको समझ नहीं आती कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि वी हैव अ निमोनिक MESF। जिन लोगों को अगर कोई फुटबॉल देखते हैं तो उनको पता होगा कि मेसी एक फुटबॉल प्लेयर है, तो यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू मेसी फैन, ठीक है। या फिर अगर कोई वैसे याद रखना चाहे तो वो याद रख सकते हैं MESF। M से होता है मैक्सिलरी, E से हो गया एथमॉइड साइनस, S से हो गया स्फीनोइड साइनस एंड F से हो गया फ्रंटल साइनस। तो हम इस टेबल को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे कि मैक्सिलरी साइनस आर प्रेजेंट एट बर्थ, they reach adult size by the age of 15 year and they are the first to appear on the X-ray, ठीक है। अगर एंड से आप देखें तो जो फ्रंटल साइनस होता है, इट इज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, इट रीचेस एडल्ट साइज by the age of 20 year and it is appeared on the X-ray by the age of 6 year, ठीक है। ये जो 6 year वाला पॉइंट है, ये मेरे अपने पेपर में आया था कि what age does the frontal sinus appears radiologically, so the answer was 6 year, ठीक है। अब फ्रंटल साइनस को आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं, फ्रंटल इज फर्दर, ठीक है। तो फ्रंटल साइनस इज नॉट प्रेजेंट एट द बर्थ एंड इट रीचेस द एडल्ट साइज एट द लास्ट, ठीक है। एंड एक्सरे अपीयरेंस में भी अगर आप देखें तो ये सबसे आखिर में एक्सरे पे अपीयर होगा। Whereas maxillary is present at the birth, it is the first to start developing and it reaches adult size by the age of 15 year and it appears on X-ray by the age of 5 month, ठीक है। अब बाकी इसमें आ जाता है ethmoid cells हो जाते हैं, ethmoids भी present होते हैं birth पे और adult size वो reach करते हैं by the age of 12 year, ठीक है, and X-ray appearance is by the age of 1 year. Where the sphenoid sinus, they are not present at the birth and they reach adult size by the 15 year and X-ray appearance by the age of 4 year. अब हमारे कुछ जैसा ग्रुप्स में उस वक्त भी डिस्कशन होती है कि स्फीनोइड साइनस वेदर दे आर प्रेजेंट एट बर्थ और नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। तो अगर आप ग्रेज एनाटॉमी में देखें तो स्फीनोइड साइनस लिखा हुआ है कि इट इज प्रेजेंट एट बर्थ, बट डिंगरा सेज के स्फीनोइड साइनस इज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। उसकी रीज़न ये है कि स्फीनोइड साइनस नहीं होता, देयर इज अ कैविटी विच आफ्टर द एज ऑफ 2 years स्टार्ट्स न्यूमेटाइजेशन, ठीक है। और जब उसमें एयर सेल्स आने लगेंगे, उसकी कैविटी एक्सपैंड करेगी, न्यूमेटाइजेशन होगी उसमें, तब वो अपेयर होगी, ठीक है। तो एट बर्थ वी कैन नॉट से कि स्फीनोइड साइनस इज देयर, ठीक है। समझ आ गई सबको। अब इसमें अगर आप और इजी बनाना चाहें तो जो मैक्सिलरी और एथमॉइड है, दे आर प्रेजेंट एट बर्थ वेयर द स्फीनोइड एंड द फ्रंटल आर एब्सेंट एट बर्थ, ठीक है। तो ये हमारी एम्ब्रियोलॉजी ऑफ पैरानेजल साइनस कवर हो जाती है इसमें। अब अगर हम आगे चलें तो वी हैव द फिजियोलॉजी ऑफ पीएनएस। ये दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड बट फॉर द कंप्लीटनेस सेक आई पुट इट इन हियर। पीएनएस पैरानेजल साइनसेस का फंक्शन एक होता है कंडीशनिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, इट प्रोवाइड रेजोनेंस टू द वॉइस, के जैसा कि देखें जो एक्यूट साइनोसाइटिस या क्रॉनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट्स भी आते हैं उनकी वॉइस चेंज हुई होती है।
and helps in thermal insulation to protect the contents of the orbit and the cranium from temperature variations. क्योंकि आपको पता होगा कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर एंड साउंड टू, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा हीट का जो एयर बैड कंडक्टर होता है, तो इसका जो फ़ायदा है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसमें फ़ायदा बनाया है उसमें ये कि जो ऑर्बिट और क्रेनियम में सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उन पे जो एक्सटर्नल टेम्परेचर डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगी. Paranasal sinuses lighten the skull bones. They provide a buffer against the trauma to the brain, and they also have mucus, which provides a local immunological defense. So coming over to the histology of paranasal sinus. पैरानेजल साइनस के अगर आप बुक्स में देखें तो काफ़ी आपको डिटेल हिस्टोलॉजी मिलेगी, लेकिन जो पार्ट 1 के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एपिथेलियम. सो पैरानेजल साइनसेस बेसिकली हैव सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स. This is basically the respiratory epithelium. It is continuous with the nasal cavity. Goblet cells basically secrete mucus, and you can see for the pictorial memory के यहाँ पे देखें तो यहाँ पे cilia और इनके ऊपर एक mucus covering. ठीक है, goblet cells का function होता है mucus secrete करना. तो ये part 1 एग्जाम में काफ़ी confusing आ जाएगा कि ciliated columnar squamous epithelium या ciliated columnar epithelium with goblet cell, without goblet cell और सारा, तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए. अच्छा, यहाँ पे आप देखें, we have basically covered everything about paranasal sinus. We started from anatomy, we went on to the embryology, then we covered the physiology and the histology. तो अब जैसे हमने MCQs पहले आपसे शेयर किया था, वही हम MCQs दोबारा करते हैं और अब देखते हैं कि अब लोगों के कैसे रिस्पॉन्स आता है उसमें. ठीक है, so first MCQ is which of the following sinuses are usually present at birth? Number A is sphenoid plus frontal, number B is maxillary plus ethmoid, C is maxillary plus sphenoid, and D is sphenoid plus ethmoid. ठीक है, आई कैन सी हबीब ने लिखा है बी, अली ने लिखा है बी, और बाकी 2-3 हैं जिन्होंने बी लिखे. सो बेसिकली दिस वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग एमसीक्यू इन द बिगिनिंग, बट नाउ आई हैप्पी कि आपको सबको समझ आ गई इसका. ठीक है, इसका ऑप्शन का आंसर भी है बी ऑप्शन, मैक्सिलरी प्लस ethmoid. अब एमसीक्यू नंबर 2 पे हम चलते हैं. उसमें वो मैक्सिलरी साइनस ओपन्स इनटू सुपीरियर meatus, मिडल meatus, C is inferior meatus, and D is nasal septum. ठीक है, I can see कि अब सबका इसी पे ही कंसेंसस है कि दिस इज आंसर इज बी. सो यस, यू आर राइट कि आंसर इज बी, मिडल meatus. जो सब एंटीरियर ग्रुप हैं वो सब कहाँ पे खुलेंगे? मिडल meatus में. So moving on to the third MCQ, which paranasal sinus is the first to develop in the intrauterine life? A is maxillary sinus, B is frontal sinus, C is sphenoid sinus, D is ethmoid sinus. ठीक है, now I can see that everyone is writing A in the chat box, typing A. तो A is I think the correct option. ठीक है कि MESF से आपको याद होगा कि maxillary, ethmoid, sphenoid and the frontal sinus. अच्छा, अब नंबर 4 पे हम चले जाते हैं. posterior ethmoid sinus drains into. This could be a possibly confusing option के superior meatus, B is middle meatus, C is inferior meatus, and D is sphenoethmoidal recess. ठीक है, I can see कि everyone has typed A except one person who has typed C. So अब जैसे हमने पहले आपको बताया था कि C inferior meatus में तो सिर्फ एक चीज़ होती है जो nasolacrimal duct है. ठीक है, बाकी जो थे वो आप बता दिए थे. जो posterior ethmoid sinus है, it drains into the superior meatus. ठीक है, this brings us to the end of our session for today. अब यहाँ पे I would like to take time कि आपको बताना चाहता हूँ कि what course we are offering. So we are going to start a course from the 3rd of June for the September attempt, which will be basically focusing on 7 specialties, which is medicine, surgery, diagnostic radiology, gynae, eye, ENT and dentistry. Okay, the course format के जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि we have already have 100 students who are actively participating in the June attempt. जून के attempt के लिए जो course हम कर रहे हैं. So we are expecting more people there in the September course. तो अब इसमें ये है कि which will be starting from the September course will be starting from the 3rd of June. तो course format में ये होता है कि we start with the discussion of the basic topics tested in FCPS 1 exam. We have prepared quality video lectures which will be available throughout the day to our subscribers.
We will also be having live sessions which will be available in video form throughout the day. We will be discussing latest golden files. Golden files में basically Dr. Salahuddin Kamal ने किया हुआ है कि he has compiled all the latest papers of CPSP and he has made golden files. So they are from 1 to 7 to 1 to 9 currently I think. ठीक है, तो we will be discussing the latest golden files. बाकी जिनको अगर पुराने golden files में भी कोई issue होता है तो they can ask individually. We will be having a mock exam at the end of the course to test your abilities, and there will be multiple tests to assess your knowledge in between, which will be randomly based. And we will be providing study guideline plan जो हम already हम share कर चुके हैं, ठीक है. You will be having an access to a private Facebook study group. There will be, of course, a practice of a lot of MCQs, and the most important thing, you will be having one-on-one access to the mentors. Acha, so now I would like to tell about our team. Our team, the chief mentor of our team is Dr. Ahmed Hassan. You already must have known about him. He is the founder of StudyMate and he is actively involved in Part 1 examination and MBBS examination preparation. Our chief advisor is Dr. Salahuddin Kamal. Dr. Salahuddin Kamal has written multiple numerous books for Part 1 examinations जिसमें golden files हैं, escapades हैं और काफ़ी कुछ है उनमें. So he knows the ins and outs, so he will be guiding us and guiding you as well कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है और क्या बेहतर होगा और कितनी जल्दी आप तैयारी कर सकते हैं. Then we have mentor Dr. Hamad Ayaz, who is currently working as a postgraduate resident in pediatrics. Dr. Huma, who will be covering the radiology portion of FCPS Part 1. We have Dr. Sarish Nadeem, who will be looking after gynae ops, and Dr. Ali Khalid will be covering the eye part of the exam. I will be covering the ENT part, and Dr. Isha will be covering the dentistry part. ठीक है, तो दिस इज़ द फी शेड्यूल के जो हमारा वी आर ऑफरिंग द प्लान. बाकी अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं इसमें. हाँ, इसमें अब एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि पेपर ए और पेपर बी में डिफरेंस क्या होते हैं या फिर पेपर बी की तैयारी सेपरेटली क्या हमें करनी होगी. तो पेपर ए आपको याद होना चाहिए कि पेपर ए इज़ कॉमन फॉर एवरीवन. ठीक है, इसका जो CPSP सिलेबस है उसमें वो सबके लिए सेम है. गायनी आपने देना है, आपने एनेस्थीसिया देना है, आपने ENT देना है, आई देना है, मेडिसिन देना है, आपने जो भी एग्जाम देना है. सो पेपर ए विल बी सेम. ENT वाले दिन में एनेस्थीसिया वाले भी आपके साथ बैठे होते हैं, रेडियोलॉजी वाले भी आपके साथ सेम पेपर ए दे रहे होते हैं. जो पेपर बी होता है उसमें डिफरेंस हो जाता है. उसमें रेडियोलॉजी में सर्जरी का पार्ट ज़्यादा आएगा, ENT में आपका ENT रिलेटेड ज़्यादा आएगा, आई में आपके आई की एनाटमी, आई की फिजियोलॉजी वो ज़्यादा आएगी. सो फॉर पेपर ए देयर इज अ सिमिलर प्रिपरेशन. ठीक है, सो नाउ वी आर एंडिंग आवर सेशन. आई वुड लाइक आप लोग अपनी फीडबैक यहाँ पे चैट बॉक्स में दे दें. अगर कोई आपकी सजेशन है, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, सो वी कैन इम्प्रूव द सेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम इवन बेटर. किसी का अगर कोई क्वेरी है तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं इसके अलावा भी. Okay, so we will end our session for today. And Dr. Sarish will be covering the session tomorrow, inshallah. She will be doing the gynae ops. So thank you very much.